सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम 10 एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इनको एक कॉमन सेंस टेक्निक से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन जब मैं खुद अटेम्प्ट ले रहा हूँ तो मुझे भी यहाँ से बहुत सारे इंसाइट मिल रहे हैं और ये बात सत्य है कि हम थोड़ा सा थिंकिंग करें तो क्वेश्चन सोल्व होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, इन चीज़ों पर विचार करना है। ये कोई मतलब ये नहीं कि हमारे पास चीट कोड या कोई जादू की छड़ी है कि हम आराम से सब क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें ये केवल थिंकिंग प्रोसेस है। इसमें थोड़ा बहुत आपका पढ़ा होना चाहिए, ये बहुत कंपलसरी है। इसमें ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कोई बिल्कुल कभी कुछ पढ़ा नहीं है फिर आप अटेम्प्ट ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आराम से आप इनको थिंकिंग के साथ करने की कोशिश करना, तभी ज़्यादा फायदा मिलेगा। यानी आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पक्का सोल्व कर दोगे पहले की तुलना में। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये 2018 का पेपर है, ठीक है, यूपीएससी 2018 का पेपर है। इससे पहले हम 2020 और 19 का पेपर कर चुके हैं इसी तरीके से, और आज भी 10 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लो आराम से, इंग्लिश हिंदी में यहाँ पे है। 34 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है कि यहाँ पे 6 देश दे रखे हैं। इसमें क्या पूछ रखा है कि यहाँ पे फ्री ट्रेड पार्टनर आसियान के साथ इनमें से कौन से देश हैं, ठीक है। और इनको हम एलिमिनेट तरीके से करें, एलिमिनेशन माध्यम से करें तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। तो आसियान के साथ इनमें से कौन से देश हैं जो मुक्त व्यापार भागीदार हो सकते हैं या है, ठीक है। तो जैसे हम कुछ आगे करते हैं। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी यार, जैसे सभी चीज़ें ये नहीं पता होती है, हमें सभी चीज़ें याद नहीं होती। वैसे यदि आपने फैक्ट पढ़ रखा हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी इसमें कॉमन सेंस लगता है कि इसमें हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि आसियान का किन देशों के साथ मुक्त व्यापार है, लेकिन हम हमारे बारे में जानते हैं कि भारत का पक्का है। क्योंकि भारत का कितनी बार जब ऐसा सम्मेलन होता है उसमें चर्चा में रहती है कि भारत का आसियान के साथ मुक्त भागीदार समझौता होता है। तो इतना फैक्ट तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको एक रूल बताऊं, विदेश नीति का एक रूल होता है। जैसे आपने ट्रैक 1 ट्रैक 2 ऐसी विदेश नीति के बारे में पढ़ रखा होगा। एक चीज़, ये रूल सब पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आपने देखा होगा। यदि हमारी भौगोलिक दूरी किसी के साथ बढ़ती चली जाती है, ये मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ बहुत काम आएगी आपके। जैसे जैसे हमारी भौगोलिक दूरी बढ़ती चली जाएगी ना, वैसे वैसे हमारे संबंध कमज़ोर होने लग जाएंगे। तो इसका मतलब जो जितने पास है उससे संभावना यह है कि हम उनके साथ संबंध अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक विदेश नीति में भी लागू होता है, हर जगह लागू होता है। आपके रिलेशन में लागू होता है, प्रकृति में लागू होता है, हर जगह पारितंत्र में भी लागू होता है। आप इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जैसे इसमें हम पहले भारत को देखते हैं, तो भारत तो श्योर है। भारत तो जैसे इसमें देख रहे हैं हम 4, तो 4 तो सभी में है, तो वैसे भी अपने आप ही श्योर हो गया। तो ये हमें पता भी था और ऑप्शन ने भी इसको क्या कर दिया, एकदम श्योर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले एशियन राष्ट्रों को देखते हैं कि इनका इनके साथ है कि नहीं। जैसे हम चीन की बात करें तो आपको ये पता है कि जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया का हम मैप देखें, ठीक है, मैप देखें तो चीन यहाँ पे और जापान यहाँ पे। तो हम इसको लॉजिकल वे में करते हैं एक बार। तो लॉजिकल वे में ये करें तो आप ये आइडिया लगाओ एक बार कि दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापारिक संबंध जापान और चीन के साथ कैसे होंगे। स्वाभाविक बात अच्छे होंगे। यदि यहाँ से यूएस की बात करें, काफ़ी दूर है, ठीक है, यूएस की तुलना करें, यूएस की तुलना करें या कनाडा की तुलना करें, तो ये काफ़ी दूर है। तो यदि संबंध होंगे तो किन के साथ में अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि यार व्यापार, यहाँ पे मुक्त व्यापार की बात चल रही है। तो मुक्त व्यापार में ये हमेशा देखा जाता है, कोई भी राष्ट्र अपनी आर्थिक प्रगति तभी करेगा जब उसके आर्थिक व्यापार यानी उसका निर्यात अच्छा होगा, विशेषकर उसके उत्पादन के लिए मार्केट होगा, तो वो ये देखता है हमेशा। तो इसमें आप चीन को शामिल कर सकते हो, इस लॉजिक से चीन को शामिल कर सकते हो। चीन को शामिल किया तो 3 कहाँ पे हैं एक बार देख लेते हैं। 3 किस में नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। 3 इसमें नहीं है और 3 तीनों में है, ठीक है। एक ऑप्शन अभी एलिमिनेट हो पाया हमारे से। आगे हम बात करें जापान की, बात करें जापान किन में नहीं है, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जापान इसमें नहीं है। देखो 5 जापान की बात करें, जापान इसमें नहीं है। अभी ऑप्शन हमारे सामने है, 2 ऑप्शन बाकी है, ठीक है, 2 ऑप्शन बाकी है। तो यहाँ पे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे होगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे होगा। तो अब यदि आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़े, यहाँ पे देखना ऑप्शन कौन सा चूज करें। या तो एक करें हम, एक ऑस्ट्रेलिया है, या हम करें यहाँ पे यूएस या कनाडा में से, मतलब 6 चुने। इन टकराव किस में होगी, 1 और 6 में होगी यहाँ पे। तो आपको यदि चूज करना पड़े कि मतलब आप किस देश के साथ व्यापार करना चाहोगे, तो एक तो भौगोलिक दूरी डिपेंड करती है इसमें, नो डाउट, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया नज़दीक है तो मैं ऑस्ट्रेलिया को चुनना चाह रहा हूँ यहाँ पे ना, तो ऑस्ट्रेलिया को चुनेंगे तो ये ऑप्शन हमारा वाला सी आएगा इसमें, और ये हम काट देंगे। ये हालांकि आप में से बहुत लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन जब आपकी समझ बढ़ जाएगी ना, तो यदि इस वे से आप करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था किन देशों के साथ आसियान का यहाँ पे इनके साथ रिलेशन है। केवल इंडिया या इनका चीन 1-2 के बारे में मुझे आइडिया था। जब ये मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहा था तो ये मैंने पहली बार इस तरीके से सीखा। हालांकि ये फिजिकल, ये जो भौगोलिक दूरी वाला ये सिद्धांत पहले से विदेश नीति में आता है ऐसा,
तो वो तो पढ़ रखा था ऐसा। लेकिन हम लॉजिकल थिंकिंग करें तो आंसर हमारा निकल सकता है। अभी हम चेक कर लेते हैं एक बार, श्योर है कि आंसर क्या हो सकता है इसमें। 34 में आंसर देखते हैं, 34 में सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना कि निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार का डिजिटल इंडिया योजना के उद्देश्य हैं। डिजिटल इंडिया आपने इतनी पढ़ रखी है, इस योजना को तो सब जानते भी हैं कि डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है। डिजिटल भारत हमें बनाना है, कितनी बार ये मतलब हमने पढ़ा है। तो ये पढ़ने के साथ भी हो सकता है। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि आपने जो पढ़ा है ना उस पर टिके रहना। फालतू में आपको उलझाएगा ऑप्शन, उस पर आपको डरना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन पढ़ते हैं कि डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है कि भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन करना, जैसा कि चीन ने किया है। आपने ये पढ़ा कि डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है, भाई हमें पूरे भारत में क्या करना है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि तकनीकी विकास करना है, डिजिटल चीज़ों को पहुंचाना है। तो उसमें ये पॉइंट आपको लगता है कि भारत चीन की तरह ऐसा कुछ करना चाह रहा हो, तो ये इस पर डाउट होता है आपको। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं एक बार कि एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे कि बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने डेटा केंद्रों की स्थापना करें। आपको ऐसा लगता है इससे मतलब डिजिटल इंडिया हो पाएगा? मतलब यदि हम ऐसा कर दें कि वो बाहरी वाली कंपनियां आके हमारे यहाँ कुछ ये डाटा सेंटर स्थापित करेगी, तो डिजिटल इंडिया बन जाएगा, हमारा देश डिजिटल इंडिया हो जाएगा। देखो खुद ये ऑप्शन बोलता है नहीं हो सकता, ये खुद बोलता है। तो जहाँ पे दो, एक बार उनको निकाल देते हैं। दो को निकाल दिया हमने, आंसर बी यानी केवल 3 सही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब इसके हिसाब से 3 सही है। तो इसमें लिखा हुआ है हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों को वाईफाई से जोड़ना। तो यदि ऐसा होता है तो क्या डिजिटल इंडिया बन सकता है? आप इसको सोचो ना, इस ऑप्शन से ऐसा होता है तो क्या ऐसा हो जाएगा? हो जाएगा। ये थिंकिंग रखनी है आपको। तो आपका कोई भी ऑप्शन आए आप उसको एलिमिनेट करके आसानी से इसके निकाल लोगे। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 36 में, 36 में आप ये देखना बी आंसर है। ये क्वेश्चन देखना कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड जरूर देखना एक बार, लॉ और लिबर्टी। ठीक है, कानून और स्वतंत्रता की बात कर रहा है ये कि कानून और स्वतंत्रता में कौन सा संबंध है। तो ये तो मतलब यार कॉमन सेंस से आराम से हो सकता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप जानते हो कानून और स्वतंत्रता में गहरा संबंध होता है, एक दूसरे से ये चीज़ें जुड़ी रहती है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। यदि विधियाँ अधिक होगी तो स्वाधीनता कम होगी। देखो कैसे, अब बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे, इसको गलत, इसको सही टिक मार देंगे कि यार ये संबंध होता होगा, लेकिन हम इसको एलिमिनेट करते हैं कि यदि विधियाँ अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। आप इसको कैसे लॉजिक वे में कह सकते हो इसको, जैसे हमारा देश में संविधान या कानून है, हमारे पास अच्छे कानून है, तो क्या हमारी स्वतंत्रता कम हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता नहीं। अब ये चीज़ नोटिस करना, यदि हम विधि को और स्वतंत्रता को अलग अलग करते हैं, अब ये मतलब जहाँ पे विधि नहीं है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की पूरक नहीं है, जहाँ पे विधि नहीं है हम एक दूसरे को इनको मिलाते हैं एक बार, एक विधि और स्वतंत्रता। तो इस एरिया में जहाँ विधि है ना, वह स्वतंत्रता भी बहुत अच्छी है। ठीक है, जब दोनों एक साथ आती है ना तो वहाँ पे स्वतंत्रता अच्छी होगी। आपने नोटिस किया होगा प्राचीन काल के अंदर जब कोई कानून या विधि नहीं थी तो क्या राज्य था, मतलब मत्स्य राज, ऐसा पढ़ते हो ना आप, कौटिल्य का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा कि उस समय जब विधि कानून नहीं था तो लोग एक दूसरे से कितना लड़ते थे, कोई आज़ादी नहीं थी, हमेशा डर रहता था मतलब संघर्ष का, युद्ध का। तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है कि यार ये सही लग रहा है। लेकिन आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा है, ऐसा नहीं होता, वो तो अच्छा है। मतलब हम जानते हैं संशोधन, कानून में संशोधन होता है समय के साथ से, ताकि अच्छे लोग, अच्छे कानून देश में आए, उससे हमारा लोक प्रशासन अच्छा हो। तो ये भी एलिमिनेट हम कर सकते हैं। तो ये देखो, ये तरीका आराम से आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऐसे लगा के गुणागणित करके आराम से इनको निकाल सकते हो। तो 40 में आंसर क्या है? बी आंसर है। आजकल ऐसा एक सेम ऐसा क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है ये एनसीईआरटी में से आता है, पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी में से आता है। लेकिन ये आपकी कॉमन सेंस चेक करता है ओनली कि इसमें आपका विचार क्या होता है। एक बार चेक कर लेते हैं 40 में। 40 में बी आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो उसी तरह का है एकदम, वो ये विधि के शासन के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। यहाँ पे आप देखना रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। ठीक है, कानून के शासन की बात कर रहा है कि इनमें से कौन से कानून के शासन या विधि के शासन के लक्षण इसमें प्रमुख है कि नहीं। इसको एलिमिनेट करोगे निकल जाएगा आराम से। जैसे हम इनमें बात करें कि शक्तियों का परिसंबंध, तो यदि हम बात करें कि जहाँ कानून आता है तो ये बात सही बात है कि वहाँ पे सब लोग समान हो जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं शक्तियों का परिसीमन होता है। जैसे ये तो हो गया बिल्कुल कि कानून में ये तो साफ साफ होता है, ये तो हमने पढ़ा है, लक्ष्मीकांत में पढ़ा है, एनसीईआरटी में पढ़ा है कि विधि के शासन का मतलब है विधि के समक्ष समता या समानता, सब लोग समान है। तो दो तो यहाँ पे होगा, तो एक ऑप्शन हमने क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। तो दो दो सब में हो रहा है अभी, विधि के समक्ष क्या होता है, समता तो हो गया। एक शक्तियों का परिसीमन एक बार देख लेते हैं होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं एक बार उसके हिसाब से देखेंगे। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व है, ये भी एक बार छोड़ते हैं, एक बार फोर्थ वाला देख लेते हैं, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ये बात सही है कि जहाँ पे यार विधि का शासन होता है ना, तो वहाँ पे स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार अच्छे होंगे। यदि विधि का शासन नहीं होगा तो अब देखो ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी, तो स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार बहुत मुश्किल हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, ठीक है। जहाँ पे जैसे तानाशाही प्रवृत्ति होगी तो वहाँ पे लोगों के अधिकार खतरे में हो जाएंगे एक तरह से। तो फोर्थ वाला भी जा रहा है, मतलब फोर्थ भी सही होगा। 2 और 4 अभी सही हो रहा है, देखो 2 और 4 इसमें भी है। अब ये काफ़ी क्लोज आ गया मामला काफ़ी क्लोज है, तो हमें और भी एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो अभी तो 2 और 4 सत्य हो रहे हैं, एक बार और सोचते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन में। देखो आपका विवेक और बुद्धि काम आएगी, और आप थोड़ा सा धैर्य रखो तो कुछ न कुछ सोच के आप इसका आंसर जरूर निकालोगे। जैसे अब और सोचते हैं, पीपुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये पॉइंट देखना आप, जनता की सरकार के प्रति जनता की उत्तरदायित्व है। इसमें क्या विधि का मामला लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लोगों की सरकार के प्रति जिम्मेदारी, इसमें विधि वाला कुछ मामला दिमाग में नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब इसमें जवाबदेही सुनिश्चित होगी, सरकार जन उत्तरदायित्व कैसे सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा, इसमें ऐसा मामला बन नहीं रहा है, ठीक है। आपके मन में कोई ऐसा कोई विचार आ तो इसमें कमेंट करके बताना कि इसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है जैसे इसमें साफ ये तो मन बन रहा है मामला, तो इसको हम निकालते हैं एक बार, 3 को निकाल के देखते हैं कहाँ। तो ये कम से कम एक ऑप्शन और हमने एलिमिनेट किया है अभी भी, लेकिन मामला बन रहा है। इसको देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ पावर। तो जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, रूल ऑफ लॉ लागू होता है, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं पावर सीमित हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कानून के दायरे से बाहर निकल के कुछ भी हम कर लेंगे, ऐसा माइंड में ऐसे विचार आ रहे हैं मेरे, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन करते समय ये थिंकिंग आएगी आपके मन में, और उस थिंकिंग को थोड़ा सोचना कि वो सही है गलत है। तो अभी मेरे मन में थिंकिंग आ रही है लिमिटेशन ऑफ पावर, बिल्कुल सही बात है, इसको हम टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसको वही बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए उसको काटने का। अभी कोई सॉलिड रीजन काटने का नहीं है, लेकिन इसको लेने का है, इसको साथ लेके चलने का मामला बन रहा है कि यार सही बात है, जहाँ पे कानून का शासन होगा वहाँ पे शक्तियाँ क्या होगी, लिमिट होगी, उनको लिमिटेशन हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है, चाहे हमारे देश में आम आदमी हो चाहे राष्ट्रपति हो, सब मतलब एक कानून के दायरे में रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम टिक लगाते हैं, तो आंसर इसका निकल के आया सी। अभी चेक कर लेता हूँ मैं, 45 में सी, ठीक है। तो क्वेश्चन 46 देखते हैं। यहाँ पे देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी को अर्थ को सही वर्णित करता है। ये वर्ड जरूर ध्यान में रखना, लीगल टेंडर मनी, और हिंदी में देखना वैध मुद्रा। मतलब वैध मुद्रा का मतलब जो मान्य है, ठीक है, इसका मतलब मान्य है। ऑप्शन देखना, एलिमिनेट करते चले जाओ कि न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने में मुद्रा। अब बहुत सारे क्या करेंगे जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे, वो इसको टिक मार देंगे कि यार लीगल मनी की बात कर रहा है, इसका मतलब न्यायालय में चलती है, इसको टिक मार लेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, बाध्य होता है, इसको आगे देखेंगे एक बार। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा। आप ये देखो, वैध मुद्रा का मतलब होता है, जैसे एक तरह से आप वैध मुद्रा का आप समझ गए होंगे क्या है, कि जो प्रचलित मुद्रा है देश के अंदर। जैसे हमारे देश में कौन सी मुद्रा वैध है, जैसे इसमें आपका सिक्के, 10 रुपये का नोट आ गया, ठीक है, 100 रुपये हो गए, 500 का नोट हो गया, ये ऐसे है ना, ये क्या है, ये लीगल टेंडर मनी है, ठीक है। इसको जैसे आप अपने दोस्त को, आपने अपने दोस्त से 10 रुपये उधार लिए, ठीक है, वापस आप उसको वो अपने देश में जो 10 रुपये की मुद्रा चलती है वो देने चले गए, तो आपका दोस्त इसको मना कर देगा इसको लेने से कि भाई ये 10 रुपये मैं नहीं लूँगा। क्यों मना कर देगा, जब इसको हम वैध मुद्रा मानते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन देखना, ये आराम से यही वाला है। जब ये ऑप्शन, जैसे आप उसको 10 रुपये चेक देंगे तो आपका दोस्त हो सकता है मना कर देगा, यार चेक तो मैं मेरे पास हो सकता है बैंक खाता नहीं हो, मना कर दे, मैं कहाँ इसको जमा कराऊंगा, या 10 रुपये का चेक कौन लेता है कि मैं बैंक जाऊंगा और उसको निकलाऊंगा। तो उसके लिए तो मना कर सकता है, चेक के लिए तो मना कर सकता है, वो ड्राफ्ट के लिए मना कर सकता है, लेकिन जो लीगल टेंडर बनी है ना उसके लिए मना नहीं कर सकता वो, ठीक है। और इस वाले ऑप्शन में क्या है, किसी देश में चलन धातु मुद्रा, भाई धातु मुद्रा ही क्यों, कागजी मुद्रा कहाँ गई फिर। तो ये वैसे आसान वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा और सोचोगे तो गलत कभी नहीं होगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 46 में बी आंसर श्योर है, ठीक है। ये देखना कितना आसान है कि यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपयोग कराई जाती है।
आपने देखा होगा कि हमें कितनी सब्सिडी मिलती है, या आपने ये भी देखा होगा किसानों को बहुत सारी सब्सिडी मिलती है, सड़क पे स्ट्रीट लाइट पे बिजली मुफ्त मिलती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, शिक्षा फ्री में मिलती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? आपके दिमाग में झट आएगा कि कुछ लोग हैं, सीधी सी बात है, कुछ लोग टैक्स पे करते हैं तो अन्य लोगों को क्या मिलता है, ये चीज़ें निःशुल्क मिलती है। सीधी सा मामला ये बनेगा इसमें बस। तो आराम से जो हमारे माइंड में जो चीज़ें आई ना वो उसके हिसाब से कर लेना। ये कह रहा है विकल्प लागत शून्य होती है। विकल्प द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, कि ये निःशुल्क जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, क्या इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है? ठीक है, कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई, क्या उनकी लागत नहीं होती है? क्या वो फ्री में आती है सरकार की भी? ऐसा नहीं है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि सरकार की भी फ्री में नहीं आती है, कहीं नहीं कि सरकार को पैसा चुकाना पड़ता है उनका। ठीक है, विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा क्यों करेंगे? ऐसा थोड़ी ना उपेक्षा करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राज्य सरकारें जनता को बिजली सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है। तो जो सब्सिडी दी गई सरकार के द्वारा, वो जनता के नहीं लगती, लेकिन सरकार तो उन विद्युत कंपनियों को चुकाएगी ना। सिंपल सी बात है, तो इग्नोर थोड़ी करते हैं उनको। ऐसा कर सकते हैं हम। अब जैसे बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता विकल्प लागत क्या होती है, मुझे भी नहीं पता। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन ये तो हम समझ रहे हैं ना, कॉमन सेंस के मानव समझ रहे हैं कि क्या कहना चाहता है। आगे देख लो कि विकल्प लागत को उत्पाद की उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाएगा। ये कह रहे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। ये देखो सिंपल सा है, ये कॉमन सेंस है बस। अब ये आंसर देखो, इसमें डरना बिल्कुल नहीं था कि यार इकोनॉमी क्वेश्चन आ गया, पता नहीं क्या पूछ रहा है। ये एक सामान्य है, व्यवहारिक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे मतलब कोई खास बचेगा नहीं, इसमें सी ही लग रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये गलती मत करना, अभी मैं जो स्किप करना चाह रहा था ऐसा मत करना, एक बार देख लेना जरूर कि विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं, ये बिल्कुल सही लग रहा है 47। ठीक है, सी लग रहा है। आगे देखना, ये क्वेश्चन भी इकोनॉमी का है। ये जानबूझ के इकोनॉमी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स फील करो कि यार ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आते, नॉर्मली आपने ठीक ठाक कवर कर लिया अपने सिलेबस को। सिलेबस नहीं छोड़ना। आप ऐसा नहीं होगा कि आपने इकोनॉमी बिल्कुल पढ़ी नहीं, जाके ऐसे ही फिर तुक्का मारोगे। तुक्का सही नहीं होने वाला है। कॉमन सेंस तभी लगता है जब माइंड में विचार हो, उस चीज़ का आपने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन कर रखा हो, तभी ये अपनी वाली टेक्निक काम करेगी। इसमें बिल्कुल भी ट्रिक्स नहीं लगेगा, कोई चीट कोड हमारे पास नहीं है। ठीक है, 48 में देखना, निरपेक्षता प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी। ठीक है, इसको हम आय भी बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं इसको। तो निरपेक्षता प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। एक तरह से इसको आप ऐसा समझ सकते हो, एक बार इंग्लिश में भी देख लेना, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी। कि आप ये देखना प्रति व्यक्ति आय समझ सकते हो। कोई प्रति व्यक्ति आय मान लो हमारे देश में कितनी है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय एवरेज निकाले तो 1 लाख रुपए है एक साल में। आय हमारी जो 1 लाख रुपए है, तो इससे देख लगता है कि यार ठीक ठाक है, सब लोग ठीक है, गरीबी नहीं है फिर तो। लेकिन वो क्या एवरेज है ना, कुछ ऊपर ऊपर जो इलिट क्लास है उसकी ज़्यादा इनकम है, लोअर की बहुत ही कम इनकम है। तो ऐसा उसमें एवरेज इनकम है ये तो ये कह रहा है कि आर्थिक विकास की ऊंची दर का सही संकेत नहीं करती है। क्या कारण है, हमें ये ढूंढना है। तो ये देखना है कि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रहा है। तो ऐसा कुछ लगता नहीं इसको भी देख के। कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रहा है, ऐसा ये भी नहीं लगता इसमें कुछ, क्योंकि जीडीपी का मामला बनता तो थोड़ा सा हम सोचते इस बारे में ना। लेकिन ये जीएनपी का प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। और ये कह रहा है निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। तो ये बात सही है, यहाँ पे देखना ये इसमें मामला बन जाएगा कि निरपेक्षता प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। आप ये देखना कि प्रति व्यक्ति आय कुछ लोगों की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन निम्न वर्ग की आय तो ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है आर्थिक विकास उच्च दर का संकेत नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि उस देश में निरंतर बेरोजगारी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसका संकेत करती है। क्योंकि निरंतर बेरोजगारी ये डिसाइड करेगी ना कि उस देश का आर्थिक विकास कैसा है। सस्टेन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उसमें भी ये बात करते हैं कि सस्टेन डेवलपमेंट में मतलब सभी को साथ लेके चलना है, इन्वायरमेंट को भी शामिल करना है। ऐसी चीज़ें आती है तो इनको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आराम से इसको कर सकते हो, और बाकी इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं 48 में। ठीक है, सी आप देख रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं एक बार 49 क्वेश्चन आप पढ़ना आराम से, अटेम्प्ट लो इसको। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बात कर रहा है। मानव पूंजी की निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा इनमें से ऑप्शन चुनने। आप ये देखना, ये देखो ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकती है? आप ये सोचो ना कि मानव संसाधन विकास कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा बहुत ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है,
कैसे हो सकता है, लेकिन इसको फोकस रखना कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, ये कह रहा है किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय करते हैं, इंडिविजुअल ऑफ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। तो यहाँ पे बात कर रहा है मानव संसाधन मानव पूंजी निर्माण, यहाँ पे इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, देश के लोगों के ज्ञान कौशल, ये देखो देश के लोगों में सभी लोगों की बात कर रहा है, तो इसमें ज्ञान कौशल विकास और क्षमता में वृद्धि बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। तो एक को हम एलिमिनेट करते हैं। अभी हमारे पास दो तो बच गया है, दो बच गया है, तो अब ऑप्शन ये देखना है आपको, तीन अपने आप कट गया। देखो हमारे ऑप्शन में तीन बचा नहीं है, गोचर धन का संचय वाला कट गया। टेंजिबल वेल्थ, बहुत लोगों को ये पता नहीं है टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है, तो ये आप थोड़ा एक बार गूगल जरूर करना है, ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, चल अचल संपत्ति की बात कर रहा है एक तरह से, आप ये देख सकते हो। फिर आप देखो अब 50-50 का मामला बना है यहाँ पे। जब मैं ये एग्जाम दे रहा था मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी कि मैंने ये ऑप्शन निकाल दिए, और एक्चुअल में क्या होता है रियल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है जैसे मैं अभी ले रहा हूँ। यही तरीका होता है कि आपके पास जब पेपर आता है तो उसके अंदर आप यही करने लगते हो, पेन लेके उसमें गुणागणित करने लगते हो, काट देते हो ऑप्शन को, ऐसे ही करता हूँ। जो आपके सामने अभी कर रहा हूँ मैं रियल एग्जाम में भी ऐसा ही करता हूँ, कोई अलग तरीका नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे ये पता है ये क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता मैं, क्योंकि मैंने टाइम भी दिया और मेरे पास वो तरीका भी है। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, याद रखना ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप 50-50 कर लेते हो उस क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। इस रूल को याद रखना। 30-35 क्वेश्चन ये होंगे जो आप डायरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, बाकी 20-25 क्वेश्चन ये होंगे जो 50-50 वाले होंगे, इसमें कुछ गलत गलत भी होंगे कुछ सही भी होंगे, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे मान के चले एक एवरेज बताते हैं आपको कि 30 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर लिए जो आपको आ रहे थे डायरेक्ट, जिन पर आपको विश्वास था। ठीक है, फिर आपने 30 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट लिए 50-50 वाले। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन तो ये सही हो गए आपके, 30 में से 50% भी रहते हैं तो 15 और सही हो गए आपके, तो काट पीट के तो 45 क्वेश्चन तो आपके सही हो गए ना। 60 में से आपने 45 क्वेश्चन सही कर लिए, ये कुछ ज़्यादा हो गया ना, लेकिन ऐसा ही चलता है, एक एवरेज की बात करते हैं तो ऐसा होता है। फिर आगे जैसे कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए ना, या एक तरह से 65 क्वेश्चन हो गए। फिर जैसे और 20-25 क्वेश्चन और अटेम्प्ट ऐसे लेने हैं जिनमें आप लॉजिकल गेसिंग लगा सकते हो, जिनका एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो भी आपके पास संभावना बनती है कि वो क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाए। तो ये तरीका अपनाया करो आप, ये गुणागणित कर लिया करो थोड़ी सी, इससे फायदा मिलता है, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसको एक बार सोचते हैं। अब ये कह रहा है कि अगोचर धन का संचय, तो इंटेंजिबल वेल्थ में ऐसा क्या आता है, आपने ये देखा ना कि जो आपका माइंड डेवलप करता है, कोई रचनात्मक शक्ति है, जैसे आप कवि हो तो आपने एक बुक लिखी तो वो रचनात्मक आ गया। कई बार ये आप देखना कॉपीराइट वाले मामले होते हैं, आपने कोई सॉन्ग लिखा तो वो इंटेंजिबल में आते हैं ना। तो इससे भी तो मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है एक तरह से। यदि हम इनको काउंट करें तो इसको इसको काटने का वो तरीका नहीं है आपके पास, लेकिन इसमें ये बात सही है कि आपको इसमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इंटेंजिबल वेल्थ होता क्या है। ठीक है, आप इसको गलत निकाल दोगे तो फिर दो चुनोगे, फिर उस साल जैसे मैंने इसमें सी चुना था। ठीक है, ये तरीका अपनाया था जो अभी अपना रहा हूँ, और सी ही आंसर चुना था 49 में। ठीक है, 49 में सी आंसर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता। देखना, डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी, हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास हाई सेविंग इकोनॉमी है, काफ़ी बचत हमारे पास। कैपिटल फॉर्मेस में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, क्या कारण है कि हमारे पास बचत अच्छी होती हुई हम पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि, अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता। आप ये कह सकते हो, चलो आउटपुट नहीं निकाल पाते, तो क्या कारण हो सकता है। इकोनॉमी की बात करें, सीधा सीधा क्वेश्चन इकोनॉमी का है। देखो इसमें एक लॉजिक लगता है कि बात करें इकोनॉमी की, तो ये कह रहा है इकोनॉमी की बात कर रहा है तो ये प्रशासन की बात कर रहा है, ये साक्षरता की बात कर रहा है, ये जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, और ये क्या बात कर रहा है, ये इकोनॉमी की बात कर रहा है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये आपने देखा होगा, इसमें एक सूत्र लगता है वो जो है ना, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है। तो शायद इसमें वो होता है कि हम किसी मतलब ये बोलते हैं ना, किसी चीज़ को उत्पादन करने में कितना ज़्यादा संसाधन खर्च करते हैं, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। इसको आप जरूर चेक लेना, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो जरूर चेक करना, गूगल करना। ठीक है, मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूँ भी सामान्य दृष्टिकोण से कि आप कोई भी चीज़ उत्पादन करते हो, जैसे चाइना का ये हमारे से बेटर है, हाई कैपिटल आउटपुट, ये जो आउटपुट रेशियो है ना चाइना का हमसे बेटर है, मतलब उनका कम है। मतलब सीधी सी बात है, जैसे वो एक मोबाइल फ़ोन बनाने में, सेम मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं हम, तो वो 1000 रुपये में बना लेते हैं और यही हम 1500 रुपये में बनाते हैं। तो इससे फिर क्या होता है, हमारा उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता है, या हमारी लागतें बढ़ जाती है, फिर उपभोक्ता के लिए महंगा होगा तो हमारी चीज़ें बिकेगी नहीं। ऐसा चलता है इसमें सिस्टम, है ना। ठीक है, बेसिक इकोनॉमी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, और बेसिक इकोनॉमी नहीं भी पढ़ेगी ज़्यादा तो आप इनमें से ये निकाल सकते हैं, यार ये तीन अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो इकोनॉमी को इकोनॉमी से मैच करा दो, आंसर आपका डी निकल जाएगा। ये भी तो होता है ना, इसको छोड़ते उससे अच्छा है कुछ करके निकल जाते। ठीक है,
50 में डी, 50 में डी आंसर। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 10वां क्वेश्चन, और कमेंट करके जरूर बताना कितने आपके सही हो रहे हैं, और ये भी बताना आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। ये सीरीज हमारी वैसे ठीक चल रही है, काफ़ी लोग इसको प्यार दे रहे हैं। ठीक है, अटेम्प्ट लेते हैं क्वेश्चन। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था? ठीक है, इकोनॉमिकली ये पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम। देखो आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हो, और ये क्वेश्चन लगभग ऐसा हर साल देखने को मिलता ही है। ये कह रहा है भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। कभी ऐसा हो सकता है अंग्रेज ऐसा करेंगे कि यहाँ से निर्यात करेंगे, वो अपना माल निर्यात कर देंगे अपने यहाँ, ठीक है, कट जाएगा। भारत के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या, कभी अंग्रेज नहीं चाहेंगे, इस कम से कम 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। 19वीं शताब्दी की बात समझ रहे हो ना, 1801 से लेकर 1899 की बात कर रहा है। और अपने उद्योगों को तो विकास का मौका कब मिला था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आया था, 1907 के बाद में जाके मिला था। 1914 के आसपास ज़्यादा विकसित हुए हमारे उद्योग। तो भारत के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, भारत में जैसे हम क्या करते, पहले गेहूं जो ये उपजाते थे, अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया, नील की खेती की, कपास की खेती की, गन्ना, चाय, तो ये मामला लग रहा है। आगे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, तो ऐसा क्या हो गया, इस समय तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि आगे जाके हुई थी। ठीक है, तो आंसर निकल के आएगा। ऐसा थोड़ा सोचना, थिंकिंग करना, आंसर निकल के आएगा। 52 में एक बार चेक कर लेते हैं, सी आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा मामला बन गया है। तो ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए, आशा करता हूँ ये बहुत सही लगे होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे बुक्स या नोट्स, कोचिंग नोट्स, टेस्ट सीरीज कुछ भी खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं राजेश जी का नंबर देख रहा हूँ, ये हमारे दोस्त ही हैं, आप इनकी मदद कर सकते हो, इनसे किताबें खरीद कर। और जेन्यून है, ट्रस्टेबल है, आप चिंता मत करना। इनके जो भी नोट्स, किताबें, टेस्ट सीरीज जो भी होती है, आपको एक जेन्यून प्राइस पर दिया जाएगा, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। अक्सर क्या होता है ऑनलाइन में, आपने देखा होगा कि जैसे ऑनलाइन में बहुत सारी सस्ती चीज़ें मिलती हैं कई बार, लेकिन वहाँ पे मतलब धोखाधड़ी भी ज़्यादा रहती है। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, और इनको बोलना, आप अपने चैनल का नाम लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप नंबर दिए गए, इनको कॉन्टैक्ट जरूर करना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।